कर लिया। चले, ये ध्यान है फर्स्ट चैप्टर आपको डिस्कस कर दिया है फिजिकल वर्ल्ड, जो मैंने कहा था स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। फुर्ती से आपके सामने स्लाइड्स घुमाता जाता हूँ। डेफिनेशन ऑफ साइंस ये आप पढ़ चुके हैं, 2 टर्म में लगातार मैंने डिस्कस की है। इसके बाद आपकी ब्रांचेज ऑफ साइंस, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज, एक लिविंग बॉडीज के साथ डील करेगी, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये डील करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रांचेज ऑफ साइंस के बाद मैंने कहा साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड, एक ऐसा मेथड जो साइंटिस्ट अपने रिसर्च वर्क के लिए या कोई भी मैंने कहा पढ़ा लिखा आदमी, साइंटिफिक एटीट्यूड वाला आदमी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करेगा। और कौन सा मेथड? डाटा कलेक्शन करेगा, हाइपोथेसिस लेगा, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा और टेस्ट के बाद अगर वेरीफाइड है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये था आपके लिए हमने कहा जो मेथड। इसके बाद आप जाएंगे साइंटिफिक अप्रोच के बाद आप कहाँ पहुँचे थे? आप पहुँचे थे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये तो इसी के हमने कहा सिंपल से अगले वो थे। और इस बाद नेक्स्ट नंबर जाओगे फाइनल थ्योरी, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे ये आपकी वही हमने कहा हाइपोथेसिस के पॉइंट्स थे। हाइपोथेसिस के पॉइंट्स बाद आप इसके आगे जाएंगे फिजिक्स, आपसे डेफिनेशन डिस्कस की थी। फिजिक्स क्या होगी? ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना, ये भी आपको मालूम था। इसके बाद जाओगे नेक्स्ट हमने कहा था फिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। फिजिक्स का आपका यूज बताया था, कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ सर, ये मैकेनिक्स में वो उसमें ऑर्डरली मोशन का मतलब क्या है? ओके, ऑर्डरली का मीनिंग अगर आप देखेंगे, ऑर्डरली का मीनिंग होता है हमारे लिए रेगुलर मोशन, एक ऐसा मोशन जो ऑर्डर्ड हो। जैसे ऑर्डर को हिंदी में क्या कहा जाए? ऑर्डर मतलब रेगुलर, एक नियमित, क्रमिक, ऐसा सही ना। ऑर्डरली मोशन ये वर्ड आप देखेंगे, ऑर्डरली वर्ड जो है कहीं भी इस्तेमाल जहाँ किया जाता है वो काय के लिए होता है? क्रमिक, रेगुलर, किसी लॉज से बंधा हुआ, सही है ना। तो मैकेनिक्स काय से डील करती है? ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसी ना किसी रूल्स के तहत या उसके तहत हो रहे हैं, उन पर डिपेंड करती है। ठीक, अब एक और नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। और आगे आप बढ़ेंगे, इस बाद आप जाएंगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड और एयर, ये भी आपको मालूम थे। और जाओगे तो नेक्स्ट जो आपका डिस्कस किया था रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में लग रहा है सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक क्वेस्ट पे जो आपकी बेसिक अप्रोच है, इस पर तो हम लोगों ने 2 दिन लगातार चर्चा की थी। फर्स्ट डे लेक्चर में एंड कर रहे थे, सेकंड में आपको इन्हीं पे दोबारा कुछ लोगों ने डाउट के पूछा था तो उन्हें दोबारा बताए थे यूनिफिकेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन जब आप पढ़ लेते हैं तो इनको मैंने अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। तो चलें इन पे मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आगे की तरफ। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आप जाएंगे अच्छा रिडक्शन इन स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में जब आप जाएंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स भी डिस्कस किया हुआ था, कहाँ से कहाँ तक होगा। तो मैंने कहा था छोटे से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक। जैसे लास्ट राउंड में कह रहे थे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से लेके मास ऑफ द यूनिवर्स, चींटी से लेके डायनासोर तक, जहाँ तक आप देखेंगे फिजिक्स के रूल्स और अप्लाइड होंगे, ये स्कोप है। डिस्टेंसेज में मैंने कहा था वॉकिंग डिस्टेंस से लेके लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेज यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज तक सारी जगह आप देखेंगे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल है, फिजिक्स एप्लीकेबल है। स्कोप आपको बताया हुआ था। स्कोप के बाद आप आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा ये भी आपने तो स्कोप ही चल रहा है। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल बताए थे, ये भी आई थिंक क्लियर होने चाहिए। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या थे? माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ये थे कि अगर आप जो है माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, यानी समझ में आ रहा था ऐसे पार्टिकल जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल्स हैं विच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप ओनली, या मैंने कहा जो आपकी नॉर्मल या डेली लाइफ में नहीं दिखते हैं। मैक्रोस्कोपिक मैंने कौन सा कहा था? जैसे आपके बड़े पार्टिकल, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर एक आता है मीज़ो और होगा, मीज़ो मतलब मैंने कहा था बीच के, यानी ना बहुत बड़े ना इतने छोटे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बीच में भी आप कह सकते हैं, उनके लिए मैंने कहा मीज़ो वर्ड भी आता था, तो ये भी आपको क्लियर है।
देन इसके बाद आप आगे जाएंगे तो अगले नंबर पे हम कौन से पढ़ेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई, इन स्पाइट ऑफ द वाइड रेंज कॉम्प्लेक्सिटी फिजिक्स का इन रिलेशन विद अदर साइंसेज, रिलेशन टू मैथ्स, मैथमेटिक्स से आपका रिलेशन बताया था क्या, फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस, मैथमेटिक्स आपकी क्या क्या प्रोवाइड करती है, डेफिनेटली साइन और रूल प्रोवाइड करेगी। और सबसे खास बात ये आपसे लास्ट टाइम भी कहा था लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं फिजिक्स के पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं उसके रूल्स और लॉज आपको समझ में आए तो फिर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए जब आप फिजिक्स की कोई भी रिफ्रेशर खरीदेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, मोस्ट ऑफ दी फिजिक्स रिफ्रेशर्स जब आप खरीदते हैं तो उनमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया रहता है वो चैप्टर 0 के नाम से कई में दिया हुआ है, कई में चैप्टर 1 भी है, कई उसको चैप्टर 0 कहते हैं। चैप्टर 0 मतलब चैप्टर है नहीं पर है, और उसका नाम आप देखेंगे वो है ही आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और पढ़ोगे तो कुछ नहीं है भाई, 9th-10th के स्क्वायर के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको एक बार दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि आपसे कहा ही जाता है कि फिजिक्स आपका कैसा साइंस है, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट्स पे बेस्ड है, दस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लॉज एंड थ्योरी ऑफ फिजिक्स। और आगे जाएंगे जब आप इसके नीचे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जाते हैं हम अगला, इन रिलेशन टू द केमिस्ट्री। आपको मालूम था केमिस्ट्री के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन सब में एटॉमिक स्ट्रक्चर ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स से खोजा हुआ है। जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तभी आप वैलेंसी और अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और आगे आप जाएंगे तो और आगे क्या है, बायोलॉजिकल साइंसेज में भी आपसे कहा हुआ था, बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या होगा, आप सेल का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, आप डीएनए का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं कि आप नॉर्मल आई से देख सकें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनको करना चाह रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर की तरह समझ में आ रहा होगा, माइक्रोस्कोप लगेगा और माइक्रोस्कोप काय पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स जो आप लास्ट ईयर ही पढ़ चुके हैं 10th में, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद जब हम जाएंगे तो अगला आप देखेंगे द रिलेशन टू द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में तो सबसे पहली खासियत, एस्ट्रोनॉमी अगर मून और इनकी स्टडी करनी है तो सबसे पहले टेलीस्कोप चाहिए, और टेलीस्कोप चाहिए मतलब फिर वहीं आ गए टू द फिजिक्स। और एक नेक्स्ट बढ़े इसके बाद आगे आगे जैसे आप जाते हैं रिलेशन टू टेक्नोलॉजी बताया था, टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, ये आपसे डेफिनेशन पूछ दी जाती है, फिर से याद दिला देता हूँ। टेक्नोलॉजी आपसे कहा था एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पी गायब था, वो आपसे कहा था पी उसको सुधार लीजिएगा। टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, फिजिक्स है फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, प्रैक्टिकल में जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर वो फिजिक्स क्या कहलाएगी, वो कहलाने लगती है टेक्नोलॉजी, ठीक। और बढ़े इसके बाद अगली स्लाइड देखते आते हैं तो तमाम सारे इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स, माइक्रोस्कोप, वायरलेस कम्युनिकेशन, डेवलप ऑफ कार्नोसाइकिल, सब आपको टेक्नोलॉजी के, और मैंने कहा टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स पे जाओगे तो एक पूरी कॉपी भर जाएगी, क्योंकि आज की डेट में तुम जहाँ रह रहे हो बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के तुम सांस नहीं ले पाओगे प्रॉपरली। इसलिए कहा अगर अपने चारों तरफ कमरे में देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एग्जाम्पल दिए कोई ज़रूरी नहीं यही लेने, और भी 50 एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। फिर एक जनरल उसमें दिए कि ठीक है समझने के लिए भैया हाँ ये है, बाकी मैंने कहा ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, 500 और हो सकते हैं। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इस बात, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, स्टडी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, आइडिया ऑफ द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स, सही है। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, ये वो टॉपिक है जिस पे आप लास्ट ईयर्स में कई बार ऐसे लिखते आए हैं, या तो हिंदी में विज्ञान के चमत्कार, या फिर इंग्लिश में वंडर्स ऑफ साइंस, या नीड ऑफ साइंस, या साइंस इन डेली लाइफ एटसेट्रा, कहाँ काम में आती है, हर जगह एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस, हर जगह आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स लगेगी। और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का जो आपका कॉम्बिनेशन है, जो मैंने अभी आपसे कहा था, आपके इतने आसपास चारों तरफ इतना फैला है कि अगर 2 मिनट के लिए भी फिजिक्स और साइंस गायब हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा बोले हम कहाँ फंस गए, क्योंकि हमारी हर चीज़ आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, उन्हीं की हेल्प से हम लगातार अपने जीवन में चल रहे हैं, ठीक। और बढ़े थोड़ा सा आगे की तरफ, चलो डेवलपमेंट, इसके बाद टेक्नोलॉजी, ये ज़रूर कहा था, इसको आप एक बार हल्का सा रीड कर लीजिएगा, ये मैंने आपको काम सौंपा था। जैसे
एक आध फिर याद दिलाता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये 10th में ही पढ़ चुके हो। क्या काम करते हैं? कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या कोई कहेगा न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल। हाँ सर ये बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है? नहीं, इसका जवाब हमने लास्ट राउंड में दिया था, भूल गए शायद। मैंने कहा था बर्नौलीज थ्योरम क्या है ये मत पूछिएगा, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनमें से आप कोई सा भी ये नहीं पूछ सकते आप ये क्या है, क्योंकि ये तो आपका सिलेबस बनेगा अगले सालों का। नहीं तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हाट आर द डिजिटल लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, सही है ना। देन हाउ द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेक्स प्लेस, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉज, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। इन सब के जवाब ही देने के लिए हमें अगले 2 साल लगेंगे, और कुछ तो उसके बाद भी नहीं मिलेंगे, कुछ तो और उसके आगे भी जाएंगे। ये मत पूछना ये क्या है, ये तो केवल एक ये है कि इन प्रिंसिपल के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी काम करती हैं। हाँ, इनमें से कुछ मैंने कहा जैसे एक आध मैं याद दिलाऊँ, कौन सा तुम पढ़िए वाला तुमने पढ़ा है। चलो मैं एक ऐसा दिखा देता हूँ जो तुमने पढ़ा है जनरेटर में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर किसी को 10th का याद नहीं आया फैराडेज लॉज ऑफ EMI क्या थे, तो यही कहेगा ये क्या है। इसलिए कहा अभी इन पे हम बात नहीं करेंगे क्या है ना, इनके लिए हमारे पास 2 साल है अगले। और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हल्का सा। ग्रेट साइंटिस्ट, ये भी मैंने कहा था ये आपके पढ़ने के लायक है, इसमें मेरे पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। नथिंग इज टू बी टॉट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कहें पढ़ाएंगे क्या, यही पढ़ दूंगा आर्किमिडीज ने क्या ढूंढा था भैया, प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी, और फिर बताऊंगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी। ये मत पूछिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी अपने यहाँ एक फ्लूइड वाला चैप्टर आएगा, लिक्विड्स वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये हम अगले साल डिस्कस करेंगे इन द 12th। तो ये मैंने कहा ये डिपेंड करेगा क्या खोजा था, अब ये मत पूछने लगा, इनको डिस्कस करो, क्योंकि ये तो पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी है दुनिया भर की जो आज तक हुई है। सही है सर प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी तो 9th में भी था। प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी 9th में, हाँ सही कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी 9th में था, आप सही कह रहे हैं। उसका जो है स्टार्टिंग का जो है से एक पैराग्राफ में तकरीबन आया था, पर अपने पास अब डिटेल में आएगा उसके प्रूफ्स, उसके एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स, है ना। और चलिए यही तमाम साइंटिस्ट, तो इस लिस्ट को तो केवल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कोई सी लिस्ट, सत्येंद्रनाथ बोस का क्या था, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। जेम्स चैडविक का नाम हमने 10th में 11th में केमिस्ट्री में ही सुना होता है, चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढा था, है ना। होमी जहांगीर भाभा काय से रिलेटेड है, चंद्रशेखर, सीवी रमन, तमाम सारे नाम आपको मिलते आएंगे। नील्स बोर का नाम चलो तो समझ जल्दी आएगा। क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि केमिस्ट्री में ये पढ़ते हो तो कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे, ये मैंने सीधा कहा। और थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक, ये भी मैंने कहा अभी साइंटिस्ट ही चल रहे हैं, चलो इसको और बढ़ाते आते हैं। साइंटिस्ट अभी भी साइंटिस्ट ही मुझे लग रहा है तमाम सारे। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जिस पर हमने बात की थी। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। जब हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की बात करते हैं तो ये मैंने लास्ट राउंड में भी हल्का सा डिस्कस किया था 2 मिनट में। पहली बात तो आपको मालूम है व्हाट इज अ फोर्स। अगर एक सिंपल भाषा में बात की जाए फोर्स क्या होता है, तो एक नॉर्मल 9th के लेवल पे आदमी एग्जांपल देता है, फोर्स इज अ सम सॉर्ट ऑफ पुल और पुश। किसी चीज को खींचना या फिर उसको धकेलना, ये कहीं ना कहीं फोर्स के बेसिक क्राइटेरिया फर्स्ट डेफिनेशन में आता है। सिंपल समझाने का तरीका सबसे सिंपलेस्ट है ये कि हमने किसी को खींचा या धकेला, मतलब इट इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स है। दूसरी बात आप देखेंगे फोर्स तमाम सारे काम करता है। चूंकि आपने 9th का नाम लिया था अभी आप में से किसी ने, तो 9th में हमने एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपसे बताता था बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, सिमिलरली अ मूविंग बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और इसीलिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ते थे कि अगर कोई बस खड़ी हुई है और सडनली इट स्टार्ट्स देन द पैसेंजर फॉल्स बैक। और बताया जाता था इफ देयर इज अ मूविंग बस एंड यू सडनली अप्लाइज द ब्रेक देन द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। रीजन यही था, जब आप खड़ी हुई बस अचानक से चला देते हैं, बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट, बस एकदम से नीचे से खिसक गई तो बॉडी टिल्ट हो जाएगी बैकवर्ड। और उल्टा अगर आप बस और बॉडी दोनों चल रहे हैं, आपने सडन ब्रेक मार दिए, सो द बॉडी इट इज स्टिल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, तो एकदम से आगे आपकी झुक जाएगी। तो यहाँ जो हम बात करेंगे इसका मतलब आपका ध्यान जाएगा फोर्स एक ऐसा एजेंट था
जो कहीं ना कहीं मोशन में चेंज करता है। मोशन में चेंज दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो मोशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा या अपोजिट लगाओगे तो मोशन को एंड करेगा। बाकी मैंने कहा इस पर हम लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आएगा तो फिर हम फोर्स की तमाम सारी प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस करेंगे। अब सवाल आता है, ये जो आप फोर्स नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो हमने कहा अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, कौन कौन से फोर्स हम देखते हैं? जो देखते हैं अभी उन्हीं की बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मालूम? बोले भैया कोई पेन छूट जाए तो नीचे गिर जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा आपने जो देखा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपने कहाँ देखा होता है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है और आप दीदी उसको हॉटस्पॉट ऑफ कर दिया गया। कुछ पूछ रहे हैं? ठीक, जो मैंने कहा अगर कोई मैग्नेट है तो आपका इस ढंग से हम कह दें ये आपका मैग्नेट चिपक जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तीसरा मैंने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का सबसे सिंपल एग्जांपल याद आएगा, एक ये तो पेन खैर उसका है, प्लास्टिक का पेन कोई लें, रब करें और छोटे छोटे पेपर पीसेज या इस पे आप ले जाए चिपक जाएंगे। याद आएगा, हम 6th-7th में इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ते थे। ये मैंने कहा कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो आपको जनरली मालूम होते हैं। स्प्रिंग का फोर्स आपने देखा होता है, स्प्रिंग या रबर बैंड खींच के छोड़ दें तो ये क्लियर होते हैं। तो ये मैंने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें समझ में आएंगी उनको मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ध्यान से। फर्स्ट पैराग्राफ में इसका पढ़ता हुआ चलता हूँ। Force is a very common word which is we normally come across in our daily life. We need force to push or pull or throw a body. ये आपको मालूम है। Even we need it to deform or break the bodies. अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म करना है या तोड़ना है तो भी आपको कहीं ना कहीं फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये समझ में आता है। Then the next, at macroscopic level of physics, we normally encounter different kind of forces. कौन कौन से फोर्स एनकाउंटर करते हैं? ग्रेविटेशनल, मस्कुलर मानो समझ में आता है, मसल्स का, हाथ का। दूसरा आपका आएगा फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन ध्यान में आता है। फ्रिक्शन जो दो चीज़ों के घिसने से बनता है, जैसे फ्रिक्शन का एग्जांपल बता देते हैं, आप चलेंगे तो आपके जूते घिस जाते हैं, साइकिल के टायर्स घिस जाते हैं, सब का एक एग्जांपल है फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स मैं भी याद दिलाता हूँ क्योंकि हमें आगे जाके ये सब पढ़ने हैं। ये ध्यान रखो कि यही टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, तो कुछ छोटी छोटी बेसिक जानकारियां जरूर देता हो जाऊंगा। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? जिन्हें लगाने के लिए आपको चीज़ को पकड़ना होगा, जैसे पुल और पुश। मान के चले अगर मुझे किसी चीज़ को धक्का देना है तो मुझे उसे टच करना पड़ेगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन आप देखें मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। मैग्नेट उस पिन को भी खींच लेता है जो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो दो तरह के फोर्स आप आगे पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। और ये हल्का सा उनका हिंदी अनुवाद कर लो मन में तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं काय के बारे में बात कर रहे हैं। सर हाँ, फ्रिक्शन फोर्स का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोले सर, इसकी थोड़ी बेसिक डेफिनेशन बता दो सर। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन मैं आप बता देता हूँ, इन इंग्लिश ही बता देता हूँ। आप बताते हैं व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, वॉच आउट माय हैंड्स क्लियरली, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस देन a force develops between the surfaces in contact. मैं रिपीट करता हूँ, then a force develops in between the surfaces in contact which opposes the motion. This force is called friction. तो सर ये इनर्शिया से बहुत सिमिलर नहीं हो जाएगा? नहीं, इनर्शिया से सिमिलर कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर इनर्शिया में भी बताते थे कि टू रेसिस्ट एनी चेंज, तो जब वो मोशन में किसी भी चेंज को रेसिस्ट करता था तो उसको इनर्शिया कहते थे। तो ये सिमिलर वो मोशन एनी के चेंज, केस में अरे सिमिलर मुझे नहीं हो तो सुन जाएगा? ले, वो एनी चेंज को कह रहे हैं, वो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी है। और फ्रिक्शन वो है जो आपने ध्यान नहीं दिया, अप्लाइड इन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं, अर्थ आप देखेंगे यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रही है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। इसमें फ्रिक्शन का रोल नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो इसको रोक देता। फ्रिक्शन कब होगा? फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ अपोजिशन में हिंदी में बताता हूँ, जो हमने कहा था उसको हिंदी में रिपीट करता हूँ। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगी, उनके बीच में, किनके बीच में? सरफेसेस इन कांटेक्ट, उनके बीच में एक अपोजिशन फोर्स डेवलप होगा। अपोजिशन समझ में आ रहा होगा, जो आपके मोशन को अपोज करेगा।
समझ आ रहा है। और ये फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये है इनर्शिया। किसके लिए? इनर्शिया में कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट ऐसी कोई बाधा बंधन नहीं है। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब सरफेसेस होंगी इन कांटेक्ट। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, फ्रिक्शन इज द फोर्स। ये अंतर है। जैसे मैंने कहा टेंडेंसी नेचर, जैसे मैं बताता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स है और अट्रैक्शन या रिपल्शन ये नेचर है। ये अंतर है, टेंडेंसी है ना। स्प्रिंग फोर्स तो समझ जाओगे। बायंट फोर्स अभी आप बात ही कर रहे थे। बायंट फोर्स मतलब वही था जो बायोंसी, किसी चीज को पानी में डुबोगे तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट, अब थ्रस्ट अप्लाई होता है। किसी भी चीज को आप पानी में ले जाएंगे, इसलिए पानी में डूबने वाली चीजें हल्की फील होती हैं जब तक पानी के अंदर है। क्यों? क्योंकि एक बायोंट फोर्स, और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि उन पर बायोंट फोर्स अप्लाई होता है। ये था। नेक्स्ट आप जाएंगे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जरूर आपने नहीं सुना होगा। विस्कस फोर्स को मैं चलो कह देता हूँ। विस्कस फोर्स को सिंपल बता देता हूँ। विस्कस फोर्स होता है फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड्स। कभी भी आप दो लिक्विड डालें, कौन से लिक्विड ले लेता हूँ? चलो सबसे बढ़िया लिक्विड लेते हैं, पानी और शहद। एक गिलास में पानी भरें, एक गिलास में शहद भरें, दोनों पलट दें, क्या होगा मुझे बताएं। एक गिलास में पानी, दूसरे में शहद। एक गिलास, वन ग्लास ऑफ वाटर, अदर वन ऑफ दी हनी। दोनों को पलट देता हूँ। सर वाटर की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी और हनी की कम। सही है, सिंपली बात, पानी बह जाएगा, शहद बहेगा, वैसा नहीं बहेगा। तो बस यही है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स द फोर्स विच अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड्स। जो फ्लो ऑफ लिक्विड को अपोज करता है उसे आप कहते हैं विस्कस। प्रेशर मालूम ही है। सरफेस टेंशन चलो अभी बात नहीं कर रहे, सरफेस टेंशन आगे आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक तो मैंने वैसे ही डिस्कस कर दिए थे। तो ये कौन से फोर्स है आप देखेंगे, नॉर्मल फोर्स बता रहे थे। जनरली इनमें से हमने कुछ एक सुने होते हैं, ठीक है, एक आध दो नहीं भी सुने होते, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये हम इसकी बात कर रहे थे। अब अगली चीज पर जब हम जाएंगे इन फोर्सेस के अलावा, अब इन फोर्सेस में क्या होगा ध्यान से देखना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन से फोर्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक पे आपसे बताया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक ऐसे फोर्स जो आपको नजर नहीं आते। ऐसे फोर्स कौन से होंगे? ऐसे फोर्स हमारे लिए होते हैं, आप देखें, न्यूक्लियर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स और वीक फोर्सेस एटसेट्रा। कम से कम न्यूक्लियर, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर का नाम हमने सुना होता है और एक मोटे तौर पे आइडिया भी होता है भैया एटम और मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स। अब सबसे खास बात जो मैं बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि जितने भी टाइप के फोर्स हैं, जो अभी मैं, अब तुमने ध्यान दिया होगा मैंने 8-10 टाइप तो वैसे ही डिस्कस कर ली, पिछली लिस्ट दिखाऊंगा तो 10 एक हो गई होंगी। इन सारे फोर्सेस के लिए एक वर्ड आता है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। यूनिफिकेशन आपको याद है, मैंने आपसे लास्ट टर्न्स पे कहा था तमाम सारे कंसेप्ट्स को एक सिंपल कंसेप्ट में बांध लेना, ये यूनिफिकेशन है। ऐसे हमारे पास 10, 20, 50 टाइप के फोर्स हैं, अलग अलग नाम के बेसिस पे। कोई कहीं लगता है, कोई कहीं लगता है। जैसा बताऊं, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स लगभग सेम है। फ्रिक्शन सॉलिड्स के बीच आता है, विस्कस आप लिक्विड्स के बीच में लेते हैं या गैसेस में। तो यहाँ पर एक बड़ी छोटी चीज आती है तो समझ में आएगा, कई फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स में मान सकते हैं। इस बेसिस पे हम ये मानते हैं कि अपने पास फंडामेंटल फोर्स 4 ही होते हैं। जो आपको 40 नजर आ रहे हैं वो इन्हीं के टाइप्स हैं। फंडामेंटल तो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। तो ये जो चीज आती है कि आप कहते हैं ऑल द फोर्सेस कैन बी कंफर्टेबली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? 4 कैटेगरीज में, विच आर नोन एज दी फंडामेंटल फोर्सेस। और कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं? एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक अपना होगा न्यूक्लियर फोर्स और एक हम बात करेंगे आगे जाके वीक फोर्स की। अब 4 फोर्स के नाम याद रखिएगा। फंडामेंटली हमारे पास 4 ही फोर्स है। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस। अब आदमी का सवाल होगा ये होते क्या क्या है, क्या क्या होते हैं? इस पर हम धीरे से बात करेंगे एक मिनट बाद। जो मैं बात कर रहा था कि सारे फोर्सेस को आप इन्हीं का टोटल मान सकते हो। कैसे मान सकते हो? देखें, ये कहता है दैट मीन्स एनी अदर फोर्स कैन बी डिराइव्ड। बाकी कोई भी फोर्स आप डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दीज 4 बेसिक फोर्सेस। वो इन्हीं 4 में से किसी ना किसी का एग्जाम्पल होगा, टाइप होगा। और चलें,
जैसे इलास्टिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स अराइजेस ड्यू टू द नेट attraction or repulsion between any two neighboring atoms। यानी जो आप नेबरिंग एटम्स की, जैसे अभी हमने बीच में एक नाम लिया था इंटर एटॉमिक फोर्स, अब आप कह रहे हो स्प्रिंग फोर्स। हकीकत में देखें तो स्प्रिंग में लगने वाला जो फोर्स है, रबर बैंड ले लेता हूँ, रबर बैंड में जो फोर्स लगने वाला है वो काय की वजह से लग रहा है, वो उसके दो एटम्स के बीच में, यानी स्प्रिंग का फोर्स हकीकत में कुछ नहीं है, इंटर एटॉमिक फोर्स है। अच्छा, एटम्स के बीच में फोर्स कहाँ से आया, तो तुम्हें ध्यान आएगा एटम्स में एक्चुअली ये तो पढ़ा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये समझ में आएगा दो एटम्स के बीच का जो फोर्स है, आप नाम उसे एटॉमिक फोर्स भले ही दे रहे हैं क्योंकि भैया एटम्स में है। कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैंने कहा भले ही आप उसे नाम दे रहे हैं एटॉमिक फोर्स, हकीकत में उसका क्या है, वो आपके इन्हीं चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यानी आप ध्यान देखें कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स को मैंने कहा एटॉमिक टाइप का फोर्स है, और एटॉमिक फोर्स मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ये बेस हो गया और उसका मैंने एक टाइप बता दिया। तो ये मैं आगे चलता हूँ, क्या बताएगा, नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू नेबरिंग एटम्स ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, व्हेन इट इज एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड, जब भी आप स्प्रिंग को एलोंग करेंगे या मैंने कहा कंप्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है शायद ये एटॉमिक हो गया। अब एटॉमिक के पीछे भी बेसिक जाओ और आगे क्या कहेंगे, कैन बी ट्रीटेड एज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब जो मैं बात कर रहा था कि एक्चुअल में स्प्रिंग फोर्स क्या है, डिराइव्ड फोर्स है। इस फोर्स का असर है जो आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, हकीकत में कौन सा है, ये हकीकत में अंदर ही अंदर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिससे आप कह सकते हैं ये हो गया फंडामेंटल फोर्स। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फंडामेंटल कहा था। क्या ये कहानी समझ में आती है, हाँ या ना बताएं। यस सर। कोई शंका है इसमें किसी को, जनरली नहीं, ठीक। अब छोटे छोटे फोर्सेस डिस्कस कर लेंगे कि आखिरकार जैसे कहा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपसे कहता है, ये वैसे 9th में था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में याद दिलाता हूँ, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स काय की वजह से लगता है, उनके मासेस की वजह से जो अप्लाई होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, नंबर 1। दूसरी बात आप देखेंगे, मैं आप माने चलता हूँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास मैं मान लेता हूँ m1, ऐसे मैंने मान लिया है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास मेरा m2 और बीच का डिस्टेंस हम मान के चलेंगे, बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर r। तो जो हम बात कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हल्की सी आपको जानकारी दी जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स काय की वजह से, ड्यू टू द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। अगर कोई भी दो बॉडीज हैं मासेस m1 m2 जिनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना है r, तो जो आपका फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है, और जिन दो बातों पे फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स की वैल्यू ध्यान देखना, आपसे कहा जाता है न्यूटन ने डिराइव किया था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो भी उनके मासेस होंगे यानी हैवियर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मालूम है कि नहीं मालूम, पहले बताओ जरा। सर फोर्स बढ़ेगा तो दोनों के मासेस बढ़ेंगे और फोर्स घटेगा तो दोनों के मासेस घटेंगे। ठीक है, बात तो आपने सही कही है पर उल्टा कह दिया है, ध्यान रखना, फोर्स बढ़ने से मास नहीं बढ़ेंगे, मास बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, ठीक ऐसा। हाँ, गणित में और फिजिक्स में छोटा सा अंतर है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग x प्रोपोर्शनेट y, मतलब x बढ़ाओगे y बढ़ेगा या y बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखना, फोर्स बढ़ने पे मास नहीं बढ़ेंगे, समझ आ रहा है। सर मास इसीलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्या है कि मास क्रिएट नहीं किया जा सकता। अरे कुछ नहीं यार, इतना सब क्यों बता रहे हो, तुम सोचो चंदा मामा है, चंदा मामा का मास कैसे बढ़ा दो, बोले चंदा मामा बड़े हो गए, अब मामा की जगह नाना हो गए सही है ना, तो आप सही कह रहे हैं, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो कॉमन सा है, मास किसी भी चीज का आप नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए उनका उल्टा चलिएगा। फोर्स प्रोपोर्शनेट m1 m2 का मतलब है
कि आपकी बॉडीज का मास जितना ज़्यादा होगा, मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, हैवियर द मासेस ऑफ द बॉडीज और हैवियर द बॉडीज stronger or greater will be the gravitational force between them. And next, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, और फिर ध्यान रखना, उल्टा मत बता देना, सीधा बताएंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब है लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, लेसर और स्मॉलर विल बी द फोर्स बिटवीन देम। जैसे सन का फोर्स अर्थ पर ज़्यादा होगा, नेपट्यून पे कम होगा। क्यों? अर्थ क्लोज है, नेपट्यून आपका दूर है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझ में आता है? बस यही कुछ आप इसमें पढ़ लेंगे। ग्रेविटेशन बता तो दिया मैंने, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। स्क्रीन साफ देखने आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? यस सर। नो सर। And is known as gravitational force of attraction. He found, कौन found? तो न्यूटन था, वो पीछे रह गया होगा। He found that the gravitational force is directly proportional to the masses of bodies. ये सामने लिखा है, directly proportional to the masses of bodies and is inversely proportional to, ये नीचे लिखा है, square of the distance between them. उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक छोटी बात इसी पेज पे कर देता हूँ, फिर अगले में दिखा दूंगा डायरेक्टली। जब आप ऐसा करोगे तो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ दिखेगा। आप अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो? F प्रोपोर्शनेट आपका m1 m2 होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। और अगर आप थोड़े से समझदार हैं, आपको याद है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए कांस्टेंट। इसलिए अगली बार हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू G। इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि तुम्हें साफ साफ दिखे, ये मत कहना G क्या ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, ये G समझ में आ रहा होगा। इट इज़ द रिक्वायर्ड कांस्टेंट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशन, सो दिस कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बाद में जब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आओगे तो और भी कई चीज़ें बताएंगे, जैसे वैल्यू बताएंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब तुम ये टेंशन नहीं लेना है वैल्यू कितनी है, तुम टेंशन मतलब, मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएगी, अपन ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कोई ऐसा नहीं गड़बड़ी में और सर ये वैल्यू कहाँ से आई, मैं जल्दी लिखूँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम। हाँ सर, हाँ न्यूटन मीटर को जूल भी तो लिख सकते हैं। हाँ, न्यूटन मीटर को आप जूल तब लिखते हैं जब आप वर्क में होंगे, और न्यूटन मीटर को आप न्यूटन मीटर ही लिखते हैं जब आप टॉर्क में होंगे। आपने आदत पूछ रहा है ना? बिल्कुल, ये तो आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस। न्यूटन मीटर ही रहेंगे और डॉट होगा तो जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर, हाँ सर इन चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है? अब यार एक पॉइंट बाद आते हैं, देखो तुम अभी सबकी कंपैरेटिव टेबल दिखाते हैं, सबको एक साथ दिखाता है ना। आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट पहले ग्रेविटेशन निपटा लें, ये तो पूरा समझ में आ गया। तो मुझे लग रहा है अगली शीट पे तो यही होगा, कहीं कहाँ गई अगली शीट? ये रही, थोड़ा इसको नीचे ले लें। ये तो वही है जो हम बता रहे थे। एक मिनट, तुम्हारी बात भी चल रहा है, बस पहले ग्रेविटेशन निपट लें, फिर कंपैरिजन करता हूँ। F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 r स्क्वायर बता दिया था। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू मैंने बताई दी है, वो आप कहीं भी बुक से देख सकते हैं, वैसा नहीं कि मेरे से ही हो। छोटी मोटी कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। दिस फोर्स इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, पूरे यूनिवर्स में काम करता है। या आपको मालूम है, धरती से लेके मून और मैंने कहा अदर प्लेनेट्स तक और अदर स्टार्स तक जाता है, तो यूनिवर्सल फोर्स है, अट्रैक्टिव है, सबको मालूम है। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब बीच में जो मीडियम है, यानी बीच में हवा हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कुछ और हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछेंगे ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों बताई है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा थोड़ी देर। ग्रेविटेशन पर मीडियम का असर नहीं पड़ता। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें कहूँगा उसमें बीच के मीडियम से फर्क पड़ता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देख लेंगे नेक्स्ट क्या आता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स। अब जो आप पूछ रहे थे धीरे धीरे बातें आने लगेंगी।
कैसा है, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। तो अब ये समझ में आ गया होगा सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, यही अपना न्यूटन वाला ग्रेविटेशन, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब तुम पूछोगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये तो मैं तुमसे पूछूंगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, कोई बताएगा फुर्ती से, हाँ या ना, है किसी को नहीं आ रहा ध्यान, इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। है मैंने कहा न्यूटन्स लॉ जो है ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैं लिख देता हूं तो मालूम है। अब भी नहीं समझ में आया, इनवर्स स्क्वायर फोर्स इज क्या पढ़ते हुए तो पढ़ रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। कई फोर्स ऐसे आएंगे जिनमें ये लिखा जाएगा, अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आएगा उसमें बताएंगे, इट फॉलोज या इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, उसके शब्द ही यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये क्लियर हो जाता है। और ये ध्यान रखना, ये मैं जो कह रहा था कैसा फोर्स है, वीकेस्ट। अब अगली बात बताते हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं इनको ध्यान देखते चलना, समझ में आ जाएंगे। सेंट्रल फोर्स, ये तो मालूम था, अट्रैक्टिव ठीक है। मैंने कहा एक तो वीकेस्ट है, ग्रेविटेशन याद रखेंगे, इनवर्स स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पूछेगा सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल का मतलब बता देते हैं, कहाँ बताऊं, चलो यहाँ बताता हूँ। मान के चलो ये है अर्थ, ठीक है, और अगर ये अर्थ है और कोई एक बॉडी यहाँ पर हो, अर्थ उसको किस तरफ अट्रैक्ट करेगी, ध्यान जाता है, अर्थ उसको ऐसा अट्रैक्ट करेगी, क्या मैं सही हूँ? अब यही बॉडी यहाँ हो तो अर्थ किधर फोर्स लगाएगी, इधर या इधर, लेफ्ट और डाउन, सेंटर में सर, डाउन में, डाउन में। इसका मतलब अभी अर्थ इधर अट्रैक्ट करेगी, बॉडी को तुम इधर कर दो तो इधर करेगी। अभी तुम्हें सेंट्रल का मतलब नहीं समझ में आएगा किसी को, क्या आ गया? आ गया सर। आपको आ गया? आ गया। हाँ बस, सब समझदार व्यक्ति बैठे हैं। देखो सेंट्रल फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। कहाँ हमेशा काम करेगा, जो लाइन उन दोनों बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही होगी हमेशा उसी में काम करेगा, दाएं बाएं इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो आई थिंक चलो ये तो आपको मालूम हो गया। और हम आगे देखते हैं, कहाँ थे हम, ग्रेविटेशन पर। अब इससे रिलेटेड एक खास बात बताएंगे, वाइटल रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है काय में, ग्रेविटेशन से ही तो मालूम है जो पूरा यूनिवर्स है बेटा ग्रेविटेशन से ही टिका हुआ है, अगर ये मालूम है तो वही लिखा है हमने। वाइटल रोल इन गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। हाँ एक चीज आएगी, लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब समझ में आता है, लंबी दूरियों तक काम करेगा। जैसे मैंने कहा ग्रेविटेशन ऐसा नहीं कि हम और आप आमने सामने बैठे हैं तो केवल ग्रेविटेशन लगे, यहाँ भी लगेगा। पेन गिर रहा है, अर्थ बगल में है तो भी अर्थ ग्रेविटेशन लगाएगी, एंड सेम अर्थ इज अप्लाइंग ग्रेविटेशन ऑन द मून ऑल्सो। तो 3 मीटर से लेके 3 करोड़ किलोमीटर तक अगर ये अप्लाई हो रहा है तो ये फोर्स कैसा है, लॉन्ग रेंज। अब अगली बात बताता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड आता है कंजर्वेटिव। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव में एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या हम में से किसी ने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है? यस सर। क्या सर एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय। सही कह रहे हैं, केवल चेंज होती है, वो फॉर्म चेंज करती है। यानी एनर्जी से वर्क कर लो, वर्क से एनर्जी कर लो, जरूरत हो तो एनर्जी से कुछ और एनर्जी कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब ध्यान देखना, अगर मैं एक बॉल ऊपर ले जाऊंगा तो मेरी एनर्जी खर्च होगी, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, यानी माइनस समझ लो, मेरी एनर्जी माइनस होती गई। लेकिन अगर उस चीज़ को ऊपर से छोड़ दूं तो मुझे वापस नहीं लाना पड़ेगा, वो अपने आप आएगी। यानी वो वर्क डन कौन करेगा, ग्रेविटेशन। इधर से हमें देना है, उधर से वो अपने आप आएगा ना, वो चीज़ हमें रिटर्न करेगी, वर्क डन। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना बताएं? यस सर। नहीं आई समझ में? किसी एक आध को नहीं सर नहीं आई। हाँ मैं समझ गया था, मोबाइल में मुझे कई बार एक्सरे दृष्टि से शक्लें दिखाई दे जाती हैं, इनको समझ में नहीं आया।
कंजर्वेटिव का मतलब ये था, चलो हम यहाँ बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये मैंने मान लिया ग्राउंड। अभी हम एक बॉल लेके ऊपर जाएंगे, या चलो ये बॉल हम ले गए ऊपर, अगर हम वो वाजपेयी जी को बोल दो आना हो तो थोड़ी देर से आ जाए। एक क्या टाइम हो रहा है? 6:30। हाँ, क्या तो आ जाए, 7 बजे तक आएंगे। अगर आप कोई बॉल ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपका ध्यान जाएगा, आप बॉल ऊपर लेके जाओगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ -W। -W मतलब आपकी जेब से वर्क डन खत्म होगा। ऐसा सोचें आपकी खोपड़ी में मैं बोरा लाद देता हूँ, कहता हूँ तीसरी मंजिल पे ले जाओ, तुम्हारा ध्यान जाएगा, तुम्हारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। अब इसी बॉल को मान के चले हम वापस नीचे लाते हैं। अब मुझे बताएं, ये नीचे आने वाली बॉल एनर्जी लेती है कि देती है? ठीक है सर लेगी नहीं देगी? देती है। और मैं याद दिला देता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, उनमें आप क्या करते हैं, फॉलिंग वाटर की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिरती हुई बॉल की एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब तुम पत्थर गिरा रहे हो, उसकी एनर्जी से हम टरबाइन नहीं चला सकते, एक अलग बात है। लेकिन पत्थर एनर्जी दे रहा है, पानी की एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हो, पानी ऊपर से गिर रहा होता है तो यही पढ़ते हो ना, वाटर व्हेन वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है उससे आप टरबाइन रन करते हो, यानी गिरता ऊपर से आता हुआ पानी एनर्जी देता है। यानी ध्यान देखना, यहाँ से इसने एनर्जी ली थी और यहाँ से एनर्जी या वर्क डन आपको देगा। प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, फायदा और नुकसान या एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऊपर जाओगे तुम्हारा वर्क डन एनर्जी कम होते जाएंगे, नीचे आओगे तो बढ़ते जाएंगे। कॉमन सा चीज़ देखो, ऊपर बॉल फेंकते हो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, एक जगह जाके जहाँ एनर्जी खत्म हुई बेचारी रुक जाती है थक के, फिर वापस आती है उसी स्पीड से, फिर वापस आके टकराएगी, सेम एनर्जी इज गेन्ड बाई इट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितनी ली थी उतनी ही हम दे देते हैं, ये है कंजर्वेटिव। अब मैं तुम्हें एक नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल दे देता हूँ तो हमें अभियान समझ में आ जाएगा। तुम ये पूछो नॉन कंजर्वेटिव भी कोई फोर्स होता है, अरे ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में आपको बताता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन। अभी मैं पूछता हूँ, मैं फिर से पूछता हूँ, बॉल ऊपर फेंकी थी, ऊपर तक गई, वो तुमने एनर्जी दी, वो लौट के आई, वो उसने वापस एनर्जी उतना ही फोर्स उसने वापस अप्लाई कर दिया। अब एक बात बताओ, एक बक्से को घसीट के कमरे के उस कोने तक ले जाता हूँ, मैंने वर्क डन किया, मुझे करना पड़ा, अभी बक्सा लौट के वापस वर्क डन देगा कि उसे मुझे ही वापस लाना पड़ेगा? आपको ही वापस लाना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान देखना, अगर फ्रिक्शन की बात करें, अगर कोई बॉक्स अगर इधर जा रहा है तो भी तुम्हारी जेब से नुकसान हुआ, -W तुम्हें ही वर्क डन करना था, और अगर तुम वापस लौटाल के लाए तो भी तुम्हें ही को लाना पड़ेगा, खुद से नहीं आ रहा। इधर से भी क्या होगा, -W, यानी आपके ही वर्क डन का नुकसान। यहाँ पर कंजर्व नहीं हुआ, यहाँ सुरक्षित नहीं रही। कंजर्वेशन का मतलब तो मालूम है, संरक्षण, सुरक्षित रहना। जैसे कंजर्वेशन वर्ड तुमने कहाँ सुना होगा, ये एनर्जी छोड़ो, नॉर्मल सुना होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सुना है है, सर, ये वाइल्ड लाइफ के लिए सुना है। सही कह रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, इसका मतलब जो शेर हैं उनको अपने को संरक्षित रखना है, तो मतलब माइनस नहीं होने चाहिए। तो यही मैं कह रहा था, ये आपका कैसा फोर्स हो गया, ये जिसकी मैं बात कर रहा था ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। अब ये क्लियर हो जाता है, हाँ या ना? सर हाँ सर, यहाँ तो एनर्जी फिर अपनी खत्म हो गई, लॉस हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ लॉस हो गई ना। तो मतलब इस एनर्जी का फॉर्म कहाँ चेंज हुआ, किस फॉर्म में चेंज हुई होगी? एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हुई यार पता चल जाएगा, डिब्बा ले जाने के बजाय ऐसा फ्रिक्शन कर लो, समझ में आ जाएगा। करो जरा, देखना कौन सा फॉर्म है। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी है, सही कह रहे हैं मिल गया। फॉर्म तो हमेशा चेंज होते जाएंगे, चाहे आपको पता चले और चाहे ना चले, वो तो चेंज होने ही होने हैं। ठीक है, एक लास्ट लाइन बताता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, इसको हल्का सा सिर्फ याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये मान के चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काय की वजह से होता है। तो जो आगे क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि अभी आपको क्वांटम फिजिक्स आपको ग्रेजुएशन के बाद आती है,
केवल आप नाम याद रखिएगा ग्रेविटॉन, ठीक है। इसलिए मैंने पहले कहा क्वांटम फिजिक्स का ये एनालिसिस है कि ग्रेविटेशन काय की वजह से होता है, दो बॉडीज के बीच में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का लेन देन होता है, और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या कहलाते हैं, ग्रेविटॉन। इसलिए मैंने कहा इस लाइन को केवल हल्का सा एक जानकारी के तौर पे रखेंगे और कुछ नहीं। हाँ सर, ये स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड है क्या? ये क्वांटम फिजिक्स आइंस्टीन और प्लांक्स थ्योरी ही है उसकी बेस, ये उसी के बेसिस पे, जब मैंने कहा था ना क्वांटम फिजिक्स जो मान के चलती है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है, तो वो ये आगे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके लिए कहते हैं ग्रेविटॉन नाम का कोई पार्टिकल होता है, दो बॉडीज के बीच में एक्सचेंज होता है। चूंकि मैं कह रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, माइन्यूट भी वर्ड छोट बड़ा है, माइन्यूट से भी माइन्यूट, इसलिए ये मत कहना कि आता जाता दिखता है, नहीं, इट इज द हाइपोथेसिस। सर यानी मेरे मोबाइल के बीच में ग्रेविटॉन शेयर हो रहे हैं क्या? आपके मोबाइल के बीच में हो रहे हैं, आपके और आपकी शर्ट के बीच में हो रहे हैं, आपके शर्ट और पैंट के बीच में हो रहे हैं। आप अगर ज़मीन पे खड़े हैं तो अर्थ से आपकी बॉडी पे हो रहे हैं, एवरीवेयर, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो ग्रेविटेशन तो सारी बॉडीज पे अप्लाइड है, तो जितने और नेपच्यून के बीच में भी हो रहा है क्या? किसमें? और नेपच्यून के बीच में, सब में। मैंने कहा ना यूनिवर्सल फोर्स है भी, शायद चलो तो हट गया, हमने कहा था ग्रेविटी क्या यूनिवर्सल। आप जिस कमरे में खड़े हैं, अभी तो कमरे की बात कर रहा हूँ, हर ऑब्जेक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं आप हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा था शर्ट, पैंट, पेन, बोर्ड, कैमरा, बगल में रखा हुआ कंप्यूटर, पंखा, एसी, बल्ब, जहाँ जिधर अर्थ, जिधर निगाह चली जाए, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर इंटरचेंजिंग। ये ग्रेविटॉन माना, इसलिए मैंने कहा उसके डिटेल एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे, सही ना। अब एक नेक्स्ट जाते हैं, एक फोर्स आपको समझ में आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कौन सा था, ग्रेविटेशन। ऐसे हम जाएंगे सेकंड फंडामेंटल फोर्स अपने पास कौन सा था, सेकंड फंडामेंटल फोर्स था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर दो पार्ट इसके हम डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो आपको निकाल जाएगी, दो पार्ट आपके कौन से होंगे, तो एक आपका कौन सा कलर मजेदार, ये ले लूँ क्या, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। इनमें से एक आपका होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है मैग्नेटिक। ये तुम्हें गोला थोड़ा बहुत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ऐसा बताओ। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, यस सर। काम चलाओ, दिखना चाहिए बस। मैंने कहा एक आपका होगा इलेक्ट्रो और दूसरा होता है मैग्नेटिक। एक्चुअली आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, आपने एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, मैं फिर याद दिलाता हूँ। उसमें आप पढ़ते थे किसी वायर से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है चारों तरफ। उल्टा एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाती है। तो तभी मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हेड एंड टेल है, अलग अलग मत करना। सुविधा के लिए हम कभी हेड देख लेते हैं, कभी टेल देख लेते हैं, पर हकीकत ये है कि दोनों एक ही हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये ध्यान देखना, इसमें जो फोर्स आता है, ये फोर्स आपका एक मजेदार बात है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। और कौन सा फॉर्मूला, जो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन वाला। ये आपसे कहता है कि अगर आपके दो चार्जेस हैं, अब मैं काय बीच में जाऊंगा, दो चार्जेस, और ये तो छोटी मोटी बात मालूम होगी यार, लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं, अनलाइक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, ये तो चीजें मालूम है ना। हाँ ना, तो बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो एक सवाल बना है फोर्स होता कितना है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान चलना अगर दो चार्जेस आपके, फिर से ले लेते हैं दो चार्जेस, अब मैं रखूंगा एक Q1 और एक Q2, और ये बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया अरे R, ठीक है। ये आपको ध्यान आएगा, यही फिगर मैंने उसमें बनाया था, क्या नाम कहलाता है, ग्रेविटेशन में दो मासेस लिए थे। ये आपसे कहती है, ये थ्योरी आपसे कहती है जो आपका फोर्स होता है, अभी आपको ग्रेविटेशन वाला याद था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अभी मासेस बदलेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और इसमें एक बात पहले से बताता हूं जो भी एक्सप्लेन की थी, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या सबको ये समझ में आया, हाँ या ना। अब जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो जो मैंने कहा आप करेंगे F प्रोपोर्शनेट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पिछली बार की तरह, और जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट आप बताता हूँ, इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये यहीं दिखा देता हूँ, छोड़ो मैं काय को लिखने जाऊँ, या बड़ा सा लिख देता हूँ 1/4 पाई, ये लेटर कहलाता है एप्सिलॉन, और 0 लगा हुआ है, इसको अपन पढ़ते हैं नॉट। अब फिर से मैं एक सेकंड में रिपीट करता हूँ, पहली बात ही देखें, लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपका प्रोपोर्शनेट होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पुरानी लाइनें रिपीट कर दी। F इज इक्वल्स टू आप एक कांस्टेंट लेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस इस K की वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। ये जो आपके K की वैल्यू है ये आपकी कितनी होगी, ये होगी सर ये K केपलर कांस्टेंट है? नहीं, K केपलर कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, K कूलॉम्स कांस्टेंट है, और एक्चुअल उसकी वैल्यू ये रही। इस K की वैल्यू हम देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ भी लिखी थी मैंने, एक बार बड़ी बड़ी फिर से लिख दी। अब आप पूछेंगे एप्सिलॉन क्या है, यहाँ से एक चीज़ आती है, बहुत ध्यान देखें। अभी आप जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था डिफरेंस बता देते हैं, वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स था, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, ठीक। अगली चीज़, वो फोर्स आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था, ये भी करता है। तीसरी चीज़ ध्यान देखना, उसमें हमने कहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। यहाँ मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में यहाँ पर कौन सा मीडियम है इस पर भी डिपेंडेंट है, और जो भी मीडियम आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन आया है, ये एप्सिलॉन कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो भी बीच का मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है, तो ये आपको समझ में आता है। अब आप इस चीज़ को जो लिखा है तो ऐसे ही पढ़ सकते हो, Q1 Q2 आर चार्जेस सेपरेटेड, चलो यहाँ डिस्टेंस D ले लिया मैंने, R ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देन F बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मिसप्रिंट सुधार देना, D की जगह इसको कर देना R, इतना तो अपनी शीट में खुद कर सकते हो, बाकी ये तो मैंने डिटेल में कर ही दिया। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आपकी बार साइंटिस्ट कौन है, तो साइंटिस्ट आपको मालूम है कूलॉम, याद होगा, चार्ज की यूनिट कूलॉम भी होती है इसी के नाम पर। और क्या कह रहा है, एप्सिलॉन जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। अगर आप पे चार्ज एयर या वैक्यूम में है, या फिर किसी और मीडियम में रखोगे तो कुछ और हो जाएगी। आप इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, जनरली इतना कंपैरिजन हो गया, हाँ या ना बताएं। अब एक नेक्स्ट से आते हैं, जो अभी आपसे कहा था अगर आप करंट फ्लो करेंगे, जो मैं कहता इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, करंट फ्लो कर रहे होंगे, मूविंग चार्ज होंगे, तो उनसे क्या मिलता था, मैग्नेटिज्म। यही 10th का एग्जांपल दिया था, यहाँ मिल जाएगा चार्जेस इन मोशन, और तुम्हें मालूम है चार्ज इन मोशन का मतलब होता है करंट। करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ए मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू अ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जिसको ये लाइन समझ में नहीं आए उसके लिए, यहाँ जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अगर किसी को याद नहीं आता तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। और ये जो मैंने कहा गिव्स राइज टू अ फोर्स, देखें जरा किसी को याद आता है कि नहीं। पढ़ा था कहीं, गुरवाल को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा है। 10th में साइंस में 90 से ऊपर नंबर किस किस के दे रहा है, ऐसा बताओ। सब शांत। इसी फोर्स के लिए आपने ये लॉ पढ़ा हुआ था, मैं याद दिला देता हूँ। ये लॉ ही बेटा इसके लिए था, भूल गए। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज था, और ये अंगूठा ये कुछ नहीं था, ये तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ नहीं आता अब याद आ गया। तो इसलिए कहा था मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज पे, यानी दोनों इंटरैक्ट करते हैं। इन जनरल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इनसेपरेबल।
जो आपके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं इनसेपरेबल है, जैसे मैंने कहा था कॉइन हेड और टेल, यही मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक चलो इसके बाद जो हम बात कर रहे थे, ये क्या कहेगा, इन एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल मॉलिकुलर एंड एटॉमिक फिनोमेना। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, आपने ध्यान दिया है केमिस्ट्री में सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। लास्ट ईयर हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ रखे हैं। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चला जाता है, एक सोडियम का पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, आपके क्लोरीन का कैसा आयन फॉर्म होता है, नेगेटिव। ये तो याद है कि किसी को समझाना पड़ेगा? बोलो वाल को फुर्ती से। हाँ सर याद है। तो बस देखो ध्यान से, यही तो कह रहे हैं, यही जो इनके बीच में फोर्स होगा। NaCl बनता कहाँ से, नमक कहाँ से बन गया? सोडियम कहीं अलग बेचारा सॉलिड था, क्लोरीन कहीं अलग गैस थी, ये बीच में व्हाइट कलर का नमक कहाँ से चला आया? तो भैया ये काय की वजह से, तुमने ध्यान नहीं दिया? जब दोनों आयंस बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी तो दोनों एटम्स कंबाइन होंगे, तभी तो उनकी प्रॉपर्टी नई होगी, नया मटेरियल बनेगा। यानी सारी कहानी केमिस्ट्री की स्टार्ट कहाँ होगी? जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्लस माइनस का नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना। इसके बाद फिर सारी स्टोरीज प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आता है। एक नेक्स्ट कोई डाउट यहाँ पर हो तो पूछ लें फुर्ती से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं? अब एक नेक्स्ट जाते हैं। ये मालूम ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। है तो तुमसे ही पूछ रहे थे यार, लाइक अनलाइक क्या बताएंगे? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये मैं बता ही चुका। लॉन्ग रेंज फोर्स है, डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मीनिंग समझ में आता है, टुवार्ड्स द सेंटर लगेंगे। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने ये दोनों लाइनें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। कंजर्वेटिव समझ में आ रहा होगा। मैग्नेट से एग्जांपल लेता हूँ। मैग्नेट चिप का एक बॉल पिन खींचोगे तो तुम्हें खींचनी है, और छोड़ दोगे तो मैग्नेट खींच लेगा। फ्रिक्शन सरीखा नहीं है कि तुमने खींचा और तुम ही वापस ले गए। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव था। ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे है? कंजर्वेटिव। एक साइड से तुम्हें खींचना है, दूसरी साइड से अपना काम खुद कर देंगे। ये आपको मालूम है। अब कार्तिक पूछ रहा था एक छोटी चीज़, और कार्तिक पूछ रहा था इनमें से कौन कितना बड़ा है। मैंने कहा था धीरे धीरे मिलने लगेंगे और बाद में कंपैरेटिव टेबल अपन पढ़ लेंगे। ये क्या चीज़ बताता है, देखो ध्यान से। ये जो आपका फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशन से। इसलिए ग्रेविटेशन सबसे वीक था। अच्छा 10⁻36 कितने होते हैं ये बता देता हूँ। 100 नहीं होते, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और क्या होते हैं फिर? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बस इसके आगे मुझे गिनती नहीं आती। इतने नहीं होते, ये मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा होते हैं, ख़त्म। तो 10⁻36 का मतलब सबको समझ में आ जाता है। जो मैंने कहा लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन टाइम्स ग्रेटर नहीं होता, बल्कि इससे भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्गर। अब ये ध्यान रखिएगा, जो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या बताया था? एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। लास्ट प्रॉपर्टी याद है, ये याद रखिएगा। इट इज द एक्सचेंज ऑफ, ये नाम तो सुना होगा यार, फोटॉन्स का नहीं सुना? सर सुना है। कहाँ सुन लिया? अगर सुनना है तो केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री का जो है शायद पहला तो नहीं, पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा चैप्टर बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कहते ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। अरे ये क्या हो गया इतनी देर में मेरे पीछे? जगह डाउनलोड करवा रहा है बेचारा। और ये आपका कितना होता है? द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। आप जिस फॉर्मूले देखते हैं याद आ गया। H आपका प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 वाला, और ये न्यू कहलाती थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
आई थिंक ये आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब और आगे की तरफ हम हल्का सा जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। आपको याद होगा मैंने कहा था ये कैसे फोर्स है, ये आपके बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब मैंने कहा था अपने पास बेसिक तो 4 ही हैं, उन 4 की हेल्प से हम 40 फोर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तुम भी कहोगे 4 के अलावा बाकी 36 कौन कौन से हैं? तो देखो ध्यान से। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर किन किन का होता है, तो आपसे क्या क्या कहेगा, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये भी पीछे ही बता रहा था कि एटॉमिक फोर्स एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फोर्स होता है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन these particles is responsible for the structure of atom and molecule rate of chemical reactions। अभी केमिकल रिएक्शन का एक सेकंड पहले NaCl का एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या होगा एंड द बेटा अपना माइक म्यूट करना। एंड द मैकेनिकल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारी प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए कहीं ना कहीं एटॉमिक फोर्सेस, और एटॉमिक फोर्सेस यानी असलियत में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे आप देखें कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, कांटेक्ट मतलब ये दो बॉडीज हमने कांटेक्ट में रखी हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कहाँ से आता है? तो आए देखें ये आपसे बताएगा व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर देयर एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। ये वैसे ही समझ में आ रहा होगा, अगर दो बॉडीज आपने पास में रखी हैं तो उनके एटम्स आपस में पास पास आएंगे। जैसे मैं मान चलता हूँ दो बॉडीज आप ऐसी रख दें, ये एक नहीं है दो है, एक बॉडी ये है और दूसरी ये है, यानी आप देखेंगे जो बीच की सरफेस है उस सरफेस पे उनके कहीं ना कहीं एटम्स आपके कैसे होंगे, पास पास आएंगे। और अगर एटम्स पास पास आ रहे हैं इस जगह पर तो इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्सेस अप्लाई होंगे। और यही बात कहता है ईच अदर एट दी लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब आप पूछेंगे लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपसे कहा था ग्रेविटेशन से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंपैरिजन करोगे तो 10 गुना 100 गुना 10,000 गुना नहीं है, 10⁻36 टाइम्स है, इसलिए कहा है लार्ज। begin to act between the charged constituents of these atoms। इन एटम्स के जो चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और एटम्स के चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट सबको मालूम है, 9th वाले तक को मालूम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उनके बीच में जो भी फोर्स लगेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये फोर्स कैसे होंगे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ध्यान देखना यहाँ पर जब आपकी दो सरफेसेस आपके आपस में लगी हैं, यहाँ पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। कुछ लोगों ने आप में से वेक्टर पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बता देता हूँ, उनको जल्दी समझ में आएगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक कंपोनेंट वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो उन्हें आगे जाके मैं एक वेक्टर अलजेब्रा बताऊंगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान देखें, अगर ये कोई फोर्स है, क्या आपका ध्यान जाता है किसी भी गिवन फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट बेस कंपोनेंट या आप कह सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर या आपका कंपोनेंट हो सकता है नॉर्मल कंपोनेंट। एक याद होगा ये होता है एफ कॉस थीटा, ये याद आ गया कुछ लोगों को, अभी कुछ की बात कर रहा हूँ सबकी नहीं। और ये कंपोनेंट आपने पढ़ा था फोर्स का होता है एफ साइन थीटा। ऐसे अब ध्यान से मेरी बात यहाँ सुनिएगा। ये जो आपने दो सरफेसेस ली, इनके एटम आपस में पास पास आए, इन एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, और ये जो भी यहाँ पर फोर्स लगेगा उस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। मैं बड़ा अलग से दिखा रहा हूँ, होते छोटे छोटे हैं लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आप फिगर में साफ देखें। एक कंपोनेंट आप देखना कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस, और एक कंपोनेंट हो सकता है पैरेलल टू द सरफेसेस। अब एक मजेदार बात दिखाता हूँ, ठीक है, F1 F2 कर दिए। पहले तो देखें क्या मेरी इतनी बात समझ में आती है, हाँ या ना। दो सरफेसेस पास में आई, एटम्स क्लोज आएंगे, एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटरएक्टिव फोर्स लगेंगे। जितने भी फोर्स लग रहे होंगे ऐसे करोड़ों बिलियंस ऑफ एटम्स के बीच में, उन सारे फोर्सेस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, बड़े इसलिए लिए ताकि आपको दिखे। जो ये हमने दो कंपोनेंट लिए हैं,
इन कंपोनेंट में ध्यान से देखो, एक ये हो गया आपका पुल एंड पुश वाला, ये इसको धक्का दे रहा है या ये इसको धक्का दे रहा है, आपस में जो एक दूसरे को दबाएंगे या धक्का देंगे वो ये वाला कंपोनेंट होगा जो आपने कहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक मजेदार बात याद दिलाता हूँ, अभी आप में से किसी ने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछी थी और फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने डिटेल में क्यों दी थी मैं ये बताता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कहा था जब भी दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन होगा या आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ये आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगी, तो जो फोर्स इसको अपोज करेगा, और ध्यान से मेरा हाथ देखना, ये हाथ आगे जा रहा है तो फोर्स जस्ट अपोजिट पीछे लगेगा, यानी ये फोर्स कैसा लगता है सरफेसेस के पैरेलल। तो यहाँ से मैं दो फोर्सेस को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एटॉमिक फोर्सेस हैं इनका नॉर्मल कंपोनेंट या ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होता है ये कहलाता है कांटेक्ट फोर्स के बॉडीज एक दूसरे को कितना दबा रही हैं या कितना धकेल रही हैं, वॉट एवर में बी द नेचर। और ये जो पैरेलल फोर्स लगता है, ये पैरेलल फोर्स ये आपके लिए कहलाता है फ्रिक्शन, क्योंकि अगर एक बॉडी दूसरे के अगेंस्ट आगे या पीछे जाना चाहेगी तो यही वाला फोर्स उसे रोक लेगा। इस तरह से दो फोर्सेस मैंने की वजह से हैं एटम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, यानी जिन्हें आप फ्रिक्शन या कांटेक्ट फोर्स समझते हैं अपनी लाइफ में, वो हकीकत में वो नहीं है, वो एटम्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाले फोर्स है। क्या अभी कहानी क्लियर हो जाती है? हाँ ना बताए फुर्ती से, बोले वाल को। सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है? नहीं, एक मिनट देख लेते हैं हम, एक बार चेक कर लो दोबारा से। सभी की आ रही है? तुम्हारी अकेले आ रही? पहले ये चेक करो। मेरी आ रही है सर। है तो कुछ नहीं हो सकता, तो तुम एक बार छोड़ के मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर जाओ, 10 मिनट और हम अभी लेंगे कि तकरीबन। ठीक, बाकी देखें ध्यान से, जो मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहा था हम वापस उसी पे आ गए जो पिछला डायग्राम ले रहे थे पैरेलल वाला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहेगा? वही जो कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज में है a component acting parallel to the surface of contact। जो परपेंडिकुलर था वो पिछली बार लिया था, कांटेक्ट हो गया था। अब कौन सा कंपोनेंट आप लेंगे? एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, और पैरेलल जो जाएगा वो कंपोनेंट किस नाम से जाना जाएगा? वो कहलाएगा फ्रिक्शन। जब बॉडीज आपकी प्लेस की जाती हैं स्मूथ सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी तो ये पैरेलल कंपोनेंट छोटा होता है तो बॉडीज फिसल जाती हैं। जब कभी रफ सरफेसेस आती हैं तो ये आपका कंपोनेंट बड़ा हो जाता है। कंपोनेंट बड़ा होना मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए रफ सरफेस वाली बॉडी को खिसकाना और मुश्किल हो जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि जब आपके कैसे होंगे, स्मूथ सरफेसेस इन कांटेक्ट होंगी तो आपका कंपोनेंट कैसा होता है? स्मॉल पैरेलल कंपोनेंट, और स्मॉल मतलब कम फ्रिक्शन होगा, बॉडीज को आप आसानी से खिसका सकते हैं। रफ सरफेसेस होंगी तो दिस कंपोनेंट विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। रफ सरफेसेस के केस में स्ट्रॉन्ग होता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन को एनालाइज कर दिया हमने, और एनालिसिस करते हैं। ध्यान देखें, इलास्टिक फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग या रबर बैंड, रबर बैंड में भी यही है। आपने ध्यान दिया रबर बैंड आप खींचते हैं वापस आ जाता है। क्यों रबर बैंड खींचने में वापस आ गया? रबर बैंड के एटम्स दूर हटे, आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन था। जब आप दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा? वो अट्रैक्शन उन एटम्स को वापस अपनी जगह खींचेगा, और वापस खींचेगा तो मतलब वो फिर दोबारा अपनी जगह लौट के आए। इसी को आप इलास्टिक फोर्स कहते हैं। और ये जो आप इलास्टिक फोर्स कह रहे थे था किसका? स्प्रिंग का, या मैंने आपको और सिंपल एग्जांपल दिया रबर बैंड का। लेकिन एक मजेदार बात हुई कि आप इलास्टिक फोर्स रहे पर निकल कौन सा रहा है? अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूक्लियस के बीच का फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देख लें, ये आपसे बताते हुए जाएगा। क्या बताएगा? व्हेन अ स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और कंप्रेस, अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस करेंगे, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ध्यान है, चीज़ों का खींचना वापस आ जाना इलास्टिसिटी कहलाती है। विच अराइजेज ड्यू टू द नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन
किसके बीच में? बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ द स्प्रिंग। ये काय की वजह से डेवलप हो रहा है? एटम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से। अब मुझे बताएं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आता है कि फोर्स कोई और है, फोर्स है आपका स्प्रिंग का इलास्टिक, लेकिन आप काय के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हो जो आपके फंडामेंटल फोर्स थे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बताएं इसमें किसी को कोई डाउट हो तो फुर्ती से पूछें। बोलो वाल को है कोई जवाब नहीं? नो डाउट। भागी जा रही गर्ल्स हैं भी क्या भाग नहीं जा रही? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। चलो ऋषभ मौजूद है। एक नेक्स्ट चले आएंगे, एक नाम आता है वॉन डेर वाल फोर्स। अब सवाल आता है वॉन डेर वाल फोर्स क्या है? वॉन डेर वाल फोर्स आप देखेंगे, वॉन डेर वाल फोर्स कहलाते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है। अभी हम आगे काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ेंगे। काइनेटिक गैस थ्योरी जो है फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में आती है। आपको समझ आ जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है। गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे तो फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में बहुत हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सॉलिड आप देखें, मैंने यहाँ से सॉलिड को पकड़ा है पेन को, बाकी मॉलिक्यूल्स गिरे नहीं, लटके हुए हैं उसी अट्रैक्शन की बदौलत। ये सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा है, गैसेस में आपका ध्यान है बहुत कम अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन कहलाता है वॉन डेर वाल्स। अब उस फोर्स को वॉन डेर वाल ने जो सर्च किया था तो कहलाता है वॉन डेर वाल फोर्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप पढ़ रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स, पर असलियत में वो फोर्स क्या है? फिर वहीं आओगे गैसेस के एटम्स मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, इसका मतलब एटम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कहाँ से आया? फिर बताओगे वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, इसका मतलब वॉन डेर वाल फोर्स भी जब अंदर की तरफ आओगे इन डेप्थ तो पता चलेगा वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक टाइप है। इसलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक बेसिक फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, बाकी बहुत सारे इसी के एग्जाम्पल है। जगहों के नाम से आप अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इलास्टिक का फोर्स या मैंने कहा वॉन डेर वाल फोर्स, रीज़न सबका वही है, एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक लाइन में आपसे पढ़ देते हैं क्या कहेगा। द वॉन डेर वाल्स फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स है, कह रहा है इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आया है। तो क्या है? बट अ डिराइव्ड फोर्स। ये फोर्स कैसा है? डिराइव्ड। कहाँ से डिराइव हुआ आगे एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द नेट रेसिडुअल फोर्स ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप द फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द वेरियस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। जो तमाम सारे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई हैं उनका जो फोर्स का समेशन है, जो उनका टोटल फोर्स आएगा वो वॉन डेर वाल फोर्स है। इसका मतलब वॉन डेर वाल डिराइव्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके कैसे हैं? ये फंडामेंटल या बेसिक फोर्स है। अब कोई शंका हो इसमें तो मुझे बताएं। नहीं जनरली और एक डिस्कस कर देते हैं एक छोटी सी चीज। ये कह रहा है द एनॉर्मस स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपेयर्ड टू ग्रेविटी इज एविडेंट इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में दिखती भी है और सिंपल कहा जाए ये बहुत ज़रूरी भी है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, बोले आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से ज़्यादा होते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे आपको ये फ़ायदा है, ध्यान देखें ये पेन, अगर ये पेन मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो आपको समझ में आ रहा है ग्रेविटी इसको खींच लेगी, नीचे गिर जाएगा। मैं इस पेन को होल्ड किए हुए हूँ, और अगर होल्ड किए हुए हो तो होल्ड काहे से क्यों हो? फ्रिक्शन, जो आपसे कह रहे थे कैसा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है मेरे हाथ के एटम्स मॉलिक्यूल्स और इस पेन के एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब आप देखें ग्रेविटी ले जाना चाहती है नीचे, और ये जो कांटेक्ट फोर्स है मेरे हाथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको होल्ड किए है। अब आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसको गिरने से कहीं ना कहीं बचा रहा है।
आगे हम पढ़ते हैं फोर्स है काय की वजह से नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर हैंड एंड द बुक। ये भी आपको बता ही रहा था पिछले टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मैं किए हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ के मॉलिक्यूल और यहाँ पर इस बुक के मॉलिक्यूल, उन्हीं के वजह से जो फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स जिसे अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, उसकी वजह से आप इसको रोके हुए हैं। इसलिए समझ में आता है इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर नॉट इंट्रिंसिकली सो मच स्ट्रॉन्गर, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सोचो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हम भी इसे ग्रेविटेशन से रोक रहे होते ऐसे किसी फोर्स से, तो पूरे अर्थ का मास और कंपैरिजन में हमारा हाथ तो नीचे जाके कुचल के पापड़ हो गया होता। तो ये आपसे कहेगा सो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी द हैंड ऑफ मैन वुड क्रम्बल अंडर द वेट। और अब ये लाइन मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अगला अपना क्या आएगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इनको अब हम लोग अगले टर्न में डिस्कस करके अगले टर्न में कंजर्वेशन लॉज लेके इस चैप्टर को आपका पूरा फिनिश कर देंगे। और अगले टर्न पे आपका बैच के बाद जो है एक 15 मिनट का टेस्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको हम नोटिफाई कर देंगे आपके ग्रुप में भी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा।